हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का अगला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि है सॉइल, भारत की मिट्टी। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन हमको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से, तो ध्यान से समझिएगा। इस लेक्चर में हम मिट्टी के स्ट्रक्चर को समझेंगे, मिट्टी की संरचना जो होती है वो किस तरीके की होती है उसको लेकर हम बात करेंगे। ह्यूमस क्या होता है उसको लेकर क्लियर करने वाले हैं। मिट्टी के जो सॉइल है उसके अलग अलग टाइप होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। 8 अलग अलग टाइप है सॉइल के, उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन कवर करने वाले हैं। इसके अलावा एसिटिक एंड अल्कलाइन सॉइल क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली काफ़ी क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं इस सेक्शन से। लास्ट में हम सॉइल इरोजन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेक्चर को स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ ऐसे टर्म्स है, अगर आपको वो टर्म्स क्लियर नहीं होगी तो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। तो बिफोर लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ टर्म्स है, इनको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली टर्म आती है हमारी ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जैविक पदार्थ क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक मैटर वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो पेड़ों पौधों के पत्ते या फिर जानवरों के जो अवशेष होते हैं, रिमेन्स होते हैं, उनसे बने हुए होते हैं। जब ये चीज़ें सड़ती है और गलती है तो वह मिट्टी में मिल जाती है और उसे न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रदान करती है मिट्टी को। उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। समझ में आ गया आपको। नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो कि पौधों पेड़ों के पत्तों और जानवरों के अवशेष से बने हुए होते हैं। इसके बाद अगली टर्म आती है डीकम्पोजिशन, अपघटन। तो डीकम्पोजिशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो अभी हमने ऑर्गेनिक मैटर डिस्कस करे ना, वो ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि पौधे और जानवर, वो छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनके द्वारा टूटकर जब वो सिंपल सब्सटेंस में बदल जाते हैं तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है ये मिट्टी में ह्यूमस बनाने में मदद करती है। अब ह्यूमस क्या होता है वो मैं आगे आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। तो डीकम्पोजिशन का मतलब सिंपल सा इतना होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो अभी हमने डिस्कस करे थे, जैसे कि पौधे या फिर जानवरों के अवशेष जो होते हैं, उनको छोटे सूक्ष्म जीवों के द्वारा टूटकर सरल पदार्थ में बदल जाना, इसी प्रक्रिया को डीकम्पोजिशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक रिमेन्स की, जैविक अवशेष की। तो ऑर्गेनिक रिमेन्स उन जीवित चीज़ों के बचे हुए हिस्से होते हैं जो मरने के बाद मिट्टी में सड़ते हैं और डिकम्पोज होते हैं, जैसे कि पौधे की जड़ें हो गई, पत्तियां हो गई, जानवरों के शरीर हो गए, है ना। तो ये होते हैं जैविक अवशेष, मतलब ऑर्गेनिक रिमेन्स। नेक्स्ट हम टर्म डिस्कस करते हैं फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी। तो उपजाऊ मिट्टी वह मिट्टी होती है जिसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। इस मिट्टी में मॉइस्चर होता है, नमी होती है और न्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं जो कि पौधे की अच्छी उपज के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, हम फर्टाइल सॉइल बोलते हैं, उपजाऊ मिट्टी बोलते हैं। लास्ट में एक टर्म और है फॉसिल्स, जीवाश्म। तो जीवाश्म फॉसिल्स वे अवशेष होते हैं, वे रिमेन्स जो बहुत पुराने पौधे या जानवरों के होते हैं। जब ये जीव बहुत साल पहले मर जाते हैं तो उनके शरीर के कुछ हिस्से मिट्टी में दब जाते हैं और धीरे धीरे पत्थर जैसे बन जाते हैं। उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स कहते हैं या जीवाश्म कहते हैं। तो ये टर्म आपको समझ में आ गई होगी। 4-5 टर्म्स हैं, ये थोड़ा क्लियर होना ज़रूरी होती है, नहीं तो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा, अगर आपको ये थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा तो समझना मुश्किल हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉइल जो होती है वो क्या होती है। तो जमीन पर दानेदार कणों की पतली परत जो होती है उसे ही क्या बोला जाता है, सॉइल या फिर मृदा कहा जाता है। स्थल मंडल की सबसे ऊपर की उपजाऊ परत, फर्टाइल लेयर जो होती है वही सॉइल या मृदा कहलाती है। इसका निर्माण जो होता है, फॉर्मेशन, वो अनेक प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, पौधे, गैसेस, वाटर और जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, रिमेन्स होते हैं, उनसे होता है। किसी भी सॉइल के अंदर जितने ज़्यादा जीवाश्म होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, उतनी ही मिट्टी जो होती है वो अच्छी उपजाऊ होती है। मिट्टी में देखिए फ्रेंड्स, जीवित प्राणियों के अवशेष जो होते हैं, रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो पाए जाते हैं। जब पेड़ पौधे, जानवर और दूसरे जीव जो होते हैं वो मरते हैं तो उनके शरीर धीरे धीरे सड़ गलकर मिट्टी में मिल जाते हैं। इन अवशेषों को कार्बनिक पदार्थ मतलब ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। अभी हमने डिस्कस भी किया था, जो कि मिट्टी की उर्वरता मतलब फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, जो मिट्टी होती है उसमें अलग अलग प्रकार के पार्टिकल जो होते हैं वो पाए जाते हैं। मिट्टी के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लेते हैं हम। तो मिट्टी में 4 प्रकार के कण जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। पहला होती है क्ले, इसे मृत्तिका भी बोलते हैं हिंदी में, मिट्टी या फिर चिकने कण। मृत्तिका से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मृत्तिका जो है ना, एग्जाम में यही वर्ड लिखा हुआ आता है अक्सर, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सिल्ट होता है जिसे गाद कहते हैं। तीसरा जो पार्टिकल कण देखने को मिलता है वो होता है सैंड, बालू। और चौथा होता है ग्रेवल मतलब बजरी।
ये क्या होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या फिर पत्थर के टुकड़ों को ही क्या बोला जाता है, ग्रेवल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इन 4 कणों से मिलकर मृदा जो होती है वो बनी हुई होती है। अब अगर हम इन जो पार्टिकल है इनके आकार को डिस्कस करें तो सबसे बड़ा आकार होता है ग्रेवल का, बजरी का, ऑब्वियस सी बात है ये कंकड़ पत्थर होते हैं। उसके बाद आकार होता है बालू का, फिर सिल्ट का नंबर आता है, गाद का नंबर आता है और फिर आखिरी में आता है क्ले का, चिकने कणों का। सबसे छोटा आकार होता है क्ले का, मृतिका का। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा क्लियर रखिएगा कि जिस कण का आकार जितना छोटा होता है उसमें उतनी पानी सोखने की क्षमता जो होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है वो उतनी ही अधिक होती है। तो सबसे अधिक जल सोखने की क्षमता जो होगी यहाँ पर क्ले में होती है, मृतिका की होती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, एक टर्म को हम डिस्कस करते हैं जो कि अभी हमने 2-3 बार भी डिस्कस किया है, ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? तो ह्यूमस क्या होता है, गाढ़े भूरे या फिर काले रंग का कार्बनिक पदार्थ, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल ही होता है। पेड़ पौधे, पत्तों या फिर सूक्ष्म जीवों के डीकम्पोजिशन से जो ऑर्गेनिक मटेरियल निर्मित होता है उसे ही क्या बोलते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ये जो भारत की सॉइल होती है उसमें कम मात्रा में पाया जाता है, मिट्टी के लिए वो जरूरी होता है। ये अलग अलग मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अलग अलग होती है। ह्यूमस मिट्टी में मॉइस्चर को बनाए रखने में बहुत ही हेल्प करता है। ह्यूमस मिट्टी की जो वाटर रिटेंशन पावर होती है, कैपेसिटी होती है, उसको भी बढ़ाता है और पौधों की जड़ों को आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो भी प्रदान करता है। इसीलिए मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज़रूरी होती है। बट भारत की जो मिट्टी है उसके अंदर ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो कम पाई जाती है। आगे फ्रेंड्स, अब हम सॉइल के अलग अलग टाइप को भी डिस्कस करते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ICAR, उसने मिट्टी को रंग, उनके स्ट्रक्चर, इनके आधार पर 8 अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। तो ये 8 अलग अलग मिट्टी जो है वो कौन कौन सी है? सबसे पहली है ऑल्यूवियल सॉइल, मतलब जलोढ़ मिट्टी। दूसरी है ब्लैक सॉइल। तीसरी है हमारी लाल या फिर पीली मिट्टी, रेड या फिर येलो सॉइल। चौथी आती है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉइल। पांचवी है हमारी डेजर्ट सॉइल। छठी है हमारी सलीन सॉइल, मतलब लवणीय मिट्टी। सातवीं आती है हमारी पिटी सॉइल, हिंदी में बोला जाता है पिटमय सॉइल, पिटमय मिट्टी। और आखिरी में 8वां है हमारे पास में फॉरेस्ट सॉइल, वन मिट्टी। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी जो है, ऑल्यूवियल सॉइल, उनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की, ऑल्यूवियल सॉइल की। इस मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है या फिर कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का जो सॉइल का निर्माण होता है, फॉर्मेशन जो होता है, वो नदियों और बाढ़ के द्वारा होता है। इस जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी में फ्रेंड्स अलग अलग पार्टिकल्स हमको देखने को मिलते हैं। अभी हमने सॉइल का फॉर्मेशन भी देखा था, स्ट्रक्चर भी देखा था कि कौन कौन से कण पाए जाते हैं उसमें। तो दोमट मिट्टी की बात करें हम, स्पेशली जलोढ़ मिट्टी की बात करें हम, तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं क्ले और सैंड, मतलब बालू जो होता है, और मृतिका जो होती है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। 40% सैंड होती है, क्ले जो होती है वो भी 40% के आसपास होती है, एंड सिल्ट होती है, गाद होता है 20%। बार बार हम फ्रेंड्स यहाँ पर सिल्ट की बात कर रहे हैं। तो सिल्ट होता क्या है, गाद होता क्या है? ये बारीक रेत होती है, मिट्टी और जो खनिज कण होते हैं उनका मिश्रण होती है, मिक्सचर होती है ये। तो ये समझ में आ गया आपको। एल्यूवियल सॉइल जो है, जलोढ़ मिट्टी, इसका फॉर्मेशन 40% सैंड, 40% क्ले और 20% सिल्ट मतलब गाद से होता है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें फ्रेंड्स तो ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसीलिए जलोढ़ मिट्टी को अन्य मिट्टी की तुलना में कम फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो कि मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ऑल्यूवियल सॉइल की बात करें, जलोढ़ मिट्टी की, तो ये मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43% भाग को ढके हुए हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर इसी प्रकार की सॉइल जो है वो पाई जाती है। ये मिट्टी यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, यहाँ पर गंगा नदी की वजह से पाई जाती हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से ये देखने को मिलती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। पंजाब में सिंधु नदी की वजह से, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी की वजह से और तमिलनाडु में कावेरी नदी की वजह से ये मिट्टी पाई जाती है। आप जैसा कि मैप में देख सकते हैं कि भारत में किन किन क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी जो है, दोमट मिट्टी, वो पाई जाती है। इस मिट्टी में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पोटाश, चूना, फास्फोरिक एसिड की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। इसी वजह से यह मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। पर इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी जो है वो देखने को मिलती है। ये मिट्टी धान, मतलब जो चावल की खेती होती है ना, उसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी। साथ ही इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास, फल, सब्जियों, इनकी भी खेती की जाती है।
चावल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोट डाउन रखिएगा। जो एलुवियल सॉइल होती है, जलोढ़ मिट्टी जो होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है नई जलोढ़ मिट्टी और दूसरी होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर कहते हैं। तो खादर और बांगर, इनको भी डिस्कस करते हैं। खादर क्या होता है? खादर जो मिट्टी होती है ये क्या होती है? तो ये इस प्रकार की मिट्टी होती है जो कि नदी के निकट पाई जाती है। बिल्कुल हर साल बाढ़ के कारण मिट्टी की नई परत का जमाव होता रहता है। बारीक गाद की जो सिल्ट होता है उसकी अधिकता के कारण खादर की जल ग्रहण करने की क्षमता जो होती है, वाटर रिटेंशन की जो इसकी कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। और इस प्रकार की मिट्टी में हमेशा उर्वरकता जो होती है वो बनी हुई रहती है। वहीं बांगर की बात करें तो यह मिट्टी नदी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर पाई जाती है। इस मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है, उर्वरकता जो होती है वो कम होती है। तो खादर बांगर आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी नदी के पास वाली मिट्टी होती है उसको क्या बोला जाता है, और नदी से थोड़ा सा दूर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर जो मिट्टी पाई जाती है उसे क्या बोला जाता है। नेक्स्ट मिट्टी का टाइप आता है हमारा काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो दिमाग में रख लो कि जो ब्लैक सॉइल होती है इसको कई नामों से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी बोलते हैं इसको, कपास की मिट्टी बोलते हैं, कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है इसीलिए कपास की मिट्टी बोलते हैं इसको। ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ बोलते हैं इसको, लावा मिट्टी भी बोलते हैं इसको, और चेनोर्जम मिट्टी भी कहा जाता है, चेनोर्जम सॉइल भी कहते हैं इसको। तो चलिए आगे बात करते हैं इस मिट्टी के बारे में। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला जो लावा होता है, जब वो जम जाता है, मतलब चट्टानों में बदल जाता है, तब इन जो बेसाल्ट लावे की चट्टानें होती है उसके टूट फूट से इस तरीके की मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। काली मिट्टी का जो काला रंग होता है ना, वो मैग्नेटाइट, टिटेनीफेरस और सिलिकेट की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? मैग्नेटाइट, टिटेनीफेरस और सिलिकेट की उपस्थिति के कारण होता है। ये मिट्टी दक्कन ट्रैप जो है उसके ऊपरी वाले भाग में विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ये मिट्टी कर्नाटक में भी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। जो दक्कन प्लेट्यू है उसके अलावा मालवा जो प्लेट्यू है उसमें भी काली मिट्टी अधिकता में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती, कॉटन फार्मिंग जो होता है ना, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है, इसीलिए इसे कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये सॉइल में अन्य फसल जैसे कि धान, गन्ना, इन सब की भी खेती की जाती है। ब्लैक सॉइल जो होती है ये बहुत महीन कणों से मिलकर, मतलब क्ले से मिलकर बनी हुई होती है, जिसके कारण इसमें पानी सोखने की क्षमता जो होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है वो अधिक होती है और लंबे समय तक इसमें नमी बनी रहती है। इसीलिए काली मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, कम पानी की जरूरत होती है, जिसके कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को, क्योंकि इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसमें नमी हमेशा बनी रहती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस जो जैविक पदार्थ है, हमने डिस्कस करा भी, उसकी कमी पाई जाती है। जो प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है, उसके अंदर काली मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ये हमने ब्लैक सॉइल को अच्छे से डिस्कस किया। आगे अब बात करते हैं हम रेड एंड येलो सॉइल की, लाल और पीली मिट्टी की। तो फ्रेंड्स, इस मिट्टी का जो फॉर्मेशन है वो मेटामॉर्फिक रॉक के टूट फूट से होता है, कायंत्रिक शैल जो होती है उनकी टूट फूट से होता है। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है, तो थोड़ा सा एक बार रॉक साइकिल हम समझ लेते हैं, जिससे कि आगे आपको समझना आसान हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये रॉक साइकिल है। यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि जमीन के अंदर का जो मैग्मा होता है, ये पिघला हुआ पत्थर या लावा होता है जो पृथ्वी के भीतर हमको देखने को मिलता है। जब मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है तो ये आग्नेय चट्टानें, मतलब इग्नियस रॉक्स का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है। इग्नियस शेल जो होती है, जब मैग्मा ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है तो इसे आग्नेय चट्टानें कहते हैं। सबसे पहली चट्टान ये मानी जाती है और बाकी चट्टानों का निर्माण इन्हीं से देखने को मिलता है, इग्नियस शेल से ही। समय समय के साथ क्या होता है, ये जो आग्नेय चट्टानें होती है, इग्नियस शेल जो होती है, ये चट्टानें टूट फूट कर सेडिमेंट्स में बदल जाती है, मतलब अवसाद में बदल जाती हैं, और यही अवसाद सेडिमेंट्स दबाव और समय के साथ जमकर अवसादी चट्टानें, मतलब सेडिमेंट्री शेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब जब ये अवसादी चट्टानें जो होती है या फिर आग्नेय चट्टानें जो होती है, ये अत्यधिक दबाव, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के संपर्क में आती है तो इनका रूप बदल जाता है और ये कायंत्रिक चट्टानें, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती हैं। ये जो कायंत्रिक चट्टानें होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, ये अत्यधिक तापमान पर फिर से पिघल जाती हैं
और मैग्मा का हिस्सा बन सकती हैं, जिससे ये जो रॉक साइकिल का चक्र है ये फिर से शुरू हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके की चट्टानों का फॉर्मेशन होता है। इग्नियस शेल, सेडिमेंट्री शेल और मेटामॉर्फिक शेल को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, रेड एंड येलो सॉइल का जो निर्माण होता है वो मेटामॉर्फिक शेल मतलब मेटामॉर्फिक रॉक से ही हमको देखने को मिलता है, उनकी टूट फूट से। इस प्रकार की जो सॉइल होती है उसमें आयरन और सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। फेरिक ऑक्साइड जो होता है उसकी उपस्थिति के कारण ही इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। लाल मिट्टी जो होती है रेड सॉइल, ये दक्कन प्लेट्यू के पूर्व और दक्षिण में पाई जाती हैं। ईस्ट एंड साउथ में हमको देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और नागालैंड में ये सॉइल जो है प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। ये भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? लाल और पीली मिट्टी आती है। सबसे ज़्यादा ये मिट्टी जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये मिट्टी जो है सूखने पर पीले रंग की हो जाती है, इसी वजह से इसे पीली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ये प्रायः बंजर भूमि के रूप में हमको देखने को मिलती है। ये मिट्टी बजरी युक्त होती हैं, बलुई होती हैं और छिद्र युक्त होती हैं। इसीलिए ये मिट्टी जो होती है बाजरे की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी? लाल और पीली मिट्टी। ये मिट्टी आलू और फलों के लिए भी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती हैं। इस मिट्टी में गन्ना, मूंगफली, तंबाकू, चावल, इन सब फसलों की खेती जो है वो की जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अगली सॉइल आती है हमारी लेटराइट सॉइल। इसे मखरली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लेटराइट मिट्टी जो होती है ये हाई टेम्परेचर और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ध्यान रखिएगा, अक्सर इस मिट्टी का निर्माण जो है वो लीचिंग के कारण होता है। लीचिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें मिट्टी या फिर चट्टान की ऊपरी सतह से जल द्वारा घुलकर खनिज और पोषक तत्व जो होते हैं ये नीचे की तरफ गहराई में चले जाते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है, लीचिंग की जो प्रक्रिया होती है, ये उन क्षेत्रों में हमको देखने को मिलती है जहाँ पर अत्यधिक वर्षा मतलब बारिश होती है और तापमान जो होता है वो उच्च होता है, टेम्परेचर हाई होता है। इस लीचिंग प्रक्रिया के कारण मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है, उर्वरता होती है, वो बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि ऊपर की सतह से आवश्यक तत्व जो होते हैं जैसे कैल्शियम हो गए, पोटेशियम हो गए, मैग्नीशियम हो गए, ये घुलकर बाहर चले जाते हैं, मतलब नीचे चले जाते हैं। ये जो लेटराइट मिट्टी होती है ये मिट्टी गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी और सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। इस वजह से इसे ईंटों से बनी मिट्टी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ईंटों से बनी मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में लोह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर होती है और लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो होता है वो हल्का लाल रंग का होता है। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, ह्यूमस इन सब की कमी होती है, क्योंकि ज़्यादातर वर्षा के कारण ह्यूमस जल में ही घुल के मिट्टी की निचली परतों में चला जाता है। ये मिट्टी मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित जो राज्य होते हैं वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसे कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में मेघालय में। यहाँ पर लेटराइट मिट्टी जो है वो पाई जाती है। ये जो लेटराइट मिट्टी होती है इसमें कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं और बहुत ही कम उपजाऊ होती है ये मिट्टी। क्यों होती है? अभी हमने डिस्कस भी किया था, लीचिंग प्रोसेस की वजह से, क्योंकि पानी जो है उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ बहकर ले जाता है और इसमें कंकड़ पत्थर जो है वो रह जाते हैं, इसीलिए मिट्टी जो होती है वो कम उपजाऊ होती है। लेटराइट मिट्टी का यूज़ जो है ना वो भवन निर्माण में किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम सलीन सॉइल की, लवणीय मिट्टी की। तो जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो वो मिट्टी कैसी हो जाती है? लवणीय हो जाती है, सलीन हो जाती है। मिट्टी में नमक की मात्रा खराब अपवाह तंत्र जो ड्रेनेज सिस्टम होता है और एरिड क्लाइमेट होता है उसकी वजह से हमको देखने को मिलता है। लवणीय मिट्टी को रेह, ऊसर और कलर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हमने फ्रेंड्स एरिड क्लाइमेट की बात करी तो शुष्क जलवायु से बोला जाता है हिंदी में। इसका मतलब ये है कि उस क्षेत्र से है जहाँ पर साल भर में 250 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, लवणीय मिट्टी की बात करें, सलीन सॉइल की बात करें तो इसमें सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इनकी मात्रा अधिक होती है। इसी वजह से ये मिट्टी जो है वो लवणीय हो जाती है। वैसे तो ये मिट्टी लगभग हर राज्य में पाई जाती है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी जो है वो गुजरात में पाई जाती है। सभी प्रकार के अनाज की इसमें खेती की जाती है। ये मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एरिड सॉइल की, शुष्क मृदा। तो इस सॉइल का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है। ये मिट्टी बहुत ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर वर्षा की कमी और वेपराइजेशन जो प्रोसेस होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इस तरीके की मिट्टी जो होती है वहाँ पर रेनफॉल कम होता है, वाष्पीकरण मतलब वेपराइजेशन ज़्यादा होता है,
तो पानी की कमी जो है वो हमको देखने को मिलती है इस तरीके की मिट्टी में। तो इस कारण से इसका जो तना होता है वो पत्ती बन जाता है और पत्तियां जो होती है वो कांटे बन जाते हैं। ये जो सॉइल है ये दिखने में बलुई और प्रकृति में बिल्कुल लवणीय होती हैं, सैलिनिटी होती हैं। इसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, साथ ही में ह्यूमस और नमी की कमी देखने को मिलती है। इस मिट्टी में कैल्शियम अधिक होता है, जिस वजह से यहाँ पर अनाज की खेती जो है वो देखने को मिलती है, जैसे कि चना, बाजरा, ज्वार, गेहूँ, इनकी खेती जो है वो अधिक होती है। ये मिट्टी राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं माउंटेन सॉइल की। तो हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरीके की सॉइल जो है वो देखने को मिलती है। पर्वतीय मिट्टी जो होती है उसमें कंकड़ और पत्थर की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये मिट्टी कम टेम्परेचर वाले स्थानों पर पाई जाती है, जिस वजह से सिलिका टूट नहीं पाता है और सिलिका की मात्रा अधिक हो जाती है। इसी वजह से ये मिट्टी जो होती है वो एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। पर्वतीय मिट्टी में भी पोटाश, फास्फोरस और चूने की कमी जो है वो देखने को मिलती है। पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर बागवानी कृषि जैसे कि चाय अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में झूम खेती भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। झूम खेती मतलब बन फार्मिंग सबसे ज़्यादा नागालैंड में देखिए की जाती है झूम खेती। झूम खेती को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। देखिए क्या होता है इसको भी समझते हैं। झूम खेती एक प्रकार की पारंपरिक खेती है जिसमें किसान किसी जंगल या फिर घास वाले क्षेत्र में पेड़ पौधों को जलाकर या फिर काटकर खेती करते हैं। कुछ समय तक उस क्षेत्र में खेती की जाती है और जब मिट्टी की उर्वरकता जो होती है, फर्टिलिटी, वो कम हो जाती है तो किसान उस जगह को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर खेती करने चले जाते हैं। किसान एक जगह से दूसरी जगह पर खेती करने के बाद जब पहली जगह की मिट्टी फिर से वापस से फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, तो वे उस जगह पर वापस लौटकर फिर से खेती करते हैं और ये प्रक्रिया समय के साथ लगातार चलती रहती है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कुछ साल यहाँ पर छोड़ना पड़ता है और फिर किसान वहाँ पर दोबारा आकर खेती करते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा झूम खेती किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड भी, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा बागान फसल जो होती है उनका उत्पादन होता है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, फूल, फल, इन सब का उत्पादन हमको देखने को मिलता है। माउंटेन सॉइल जो है ये निम्न क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। इन क्षेत्रों में ये मिट्टी हमको देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं पिटमय सॉइल की, पिटी सॉइल की। तो इसे दलदली मिट्टी भी कहते हैं और ऑर्गेनिक सॉइल भी कहा जाता है। ये सॉइल जो होती है भरी बारिश और बहुत ही ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस सॉइल में जैव पदार्थों की अधिकता होती है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनकी अधिकता पाई जाती है। मिट्टी में ह्यूमस और जैव तत्व जो होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये मिट्टी गाढ़े काले रंग की हमको दिखाई देती हैं। भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र जो है वो केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। ये सॉइल का सबसे बड़ा गुण है कि इसमें जीवाश्म की प्रचुरता होती है। इसी कारण से इसे जैव मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी में धान, जूट, मखाने, मक्का, इन सब की खेती जो है वो की जाती है, इन सब की फसल होती है। तो पीटी सॉइल समझ में आया आपको, पिटमय सॉइल, इसे दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये भारत में अलग अलग टाइप की जो सॉइल है उनको हमने डिस्कस किया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। देखिए देश में अगर हम मिट्टी के विस्तार का क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी जो है वो देखने को मिलती है। ऑल्यूवियल सॉइल 15 लाख वर्ग किलोमीटर पर जलोढ़ मिट्टी जो है वो पाई जाती है। उसके बाद लाल एंड पीली मिट्टी जो है वो सेकंड नंबर पर पाई जाती है, लगभग 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर पर। तीसरे नंबर पर काली मिट्टी और चौथे नंबर पर लेटराइट मिट्टी। भारत में सभी मिट्टियों में जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, पर काली मिट्टी में कुछ मात्रा में जैविक पदार्थ जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, देखिए एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉइल। तो फ्रेंड्स जो सामान्य भूमि होती है उसका पीएच मान कितना होता है, 6 से 7 होता है और सामान्यतः फसलें जो होती है वो इसी पीएच वैल्यू में उगती हैं। पीएच मान जो होता है ये बताता है कि जो मिश्रण है वो कितना अम्लीय है या फिर कितना क्षारीय है, कितना एसिडिक है या फिर कितना अल्कलाइन है। ठीक है, पीएच मान ये बताता है। तो कोई भी सॉइल एसिडिक सॉइल होगी, मतलब अम्लीय मिट्टी होगी, जब उसकी पीएच वैल्यू 7.2 पीएच वैल्यू से कम होगी तो वो मिट्टी कैसी होगी, अम्लीय होगी। कोई भी सॉइल अल्कलाइन नेचर की होगी, क्षारीय मिट्टी होगी, जब उसकी पीएच वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी 7.2 पीएच वैल्यू से। ठीक है, या फिर 7 से। 7 जो होता है उसको हम न्यूट्रल कंसिडर करके चलते हैं। तो एसिडिक सॉइल जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर अधिक वर्षा जो है वो हमको देखने को मिलती है। ज़्यादा वर्षा वाले स्थानों पर अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। और क्षारीय मिट्टी जो होती है वो कम वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है।
कोई भी फसल होती है ना, उसके लिए अधिक अम्लीय मतलब एसिडिक और अधिक अल्कलाइन जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो ठीक नहीं होती है, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए सॉइल। अभी हमने डिस्कस भी किया था, जो सामान्य भूमि का पीएच वैल्यू होता है वो 6-7 होता है और सामान्यतः फसलें जो होती है वो इसी पीएच वैल्यू में उगती है। अब देखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि अगर मिट्टी अम्लीय हो जाती है, एसिडिक हो जाती है या फिर मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर सॉइल एसिडिक हो जाती है तो मिट्टी में अम्लीयता कम करने के लिए उसमें लाइम मतलब चूने का उपयोग किया जाता है। वहीं अगर मिट्टी में क्षारीयता मतलब अल्कलाइन जो है वो बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। अम्लीयता कम करना है तो चूने का उपयोग होता है, लाइम का यूज़ किया जाता है। वहीं अल्कलाइन जो नेचर है मिट्टी का वो कम करने के लिए, क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम का यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा क्षारीय मिट्टी जो होती है, अल्कलाइन नेचर की जो मिट्टी होती है वो यूपी में पाई जाती है। कहाँ पर? यूपी में। और जो अम्लीय मिट्टी होती है वो चाय बागानों के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। चाय बागानों में जब पानी का निकास अच्छा होता है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, इसीलिए पर्वतीय ढालों पर इसे उगाया जाता है। चाय की जो खेती होती है वो पर्वतीय ढालों पर की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन आता है, देखिए हमारा इसके अंदर सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। ये क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं हम। देखिए सॉइल इरोजन जो है ना, ये सॉइल की एक बहुत ही प्रमुख समस्याओं में से एक है। सॉइल एरिया में प्लांट्स जब नहीं होने के कारण, प्राकृतिक कारणों के चलते जब सॉइल जो होती है वो खंडित होकर टूट टूट कर बहने लगती है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। मिट्टी का टूट टूट कर बह जाना प्राकृतिक कारणों के चलते, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। अब मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तीव्र मूसलाधार बारिश इसका प्रमुख कारण हो सकती है। वनों की कटाई करना भी इसका कारण माना जाता है। झूम कृषि जो होती है वो भी माना जाता है। तीव्र वायु का चलना भी, बहुत तेज हवा चल रही है, वो भी एक रीज़न माना जाता है। इसके अलावा अवैज्ञानिक कृषि भी माना जाते हैं, जैसे अत्यधिक सिंचाई और उर्वरक का उपयोग करना, फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, या फिर खुदाई, सड़क निर्माण, बांध को बनाना, ये सब रीज़न जो है वो माने जाते हैं सॉइल इरोजन के। आगे देखिए, सॉइल इरोजन के अलग अलग टाइप हैं, 4 टाइप हैं, चारों को लेकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा, देखिए स्प्लैश इरोजन मतलब आसफाल अपरदन। दूसरा होता है हमारा शीट इरोजन, परत अपरदन। तीसरा होता है रील इरोजन और चौथा होता है गली इरोजन मतलब अवनालिका अपरदन। चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। स्प्लैश इरोजन की बात करें तो जब वर्षा की बूंद सीधे मिट्टी पर गिरती हैं तब मिट्टी के कण जो होते हैं, पार्टिकल, वो मुख्य भूमि से अलग हो जाते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? आसफाल इरोजन या फिर स्प्लैश इरोजन कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शीट इरोजन की, परत अपरदन। तो यहाँ पर परत की बात हो रही है ऊपर की, तो मृदा की ऊपरी परत के इरोजन को क्या कहा जाता है? परत इरोजन या फिर शीट इरोजन कहते हैं। ये इरोजन जो होता है समतल भूमि पर मूसलाधार बारिश के बाद होता है। इसमें मृदा का दिखना, सॉइल का दिखना जो है वो कम हो जाता है और ये बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि मिट्टी की जो सूक्ष्म और अधिक उर्वरक परत होती है वो हट जाती है इसके अंदर। तो मिट्टी की सूक्ष्म परत जो है वो हट जाती है शीट इरोजन में। रील इरोजन की बात करें तो मूसलाधार वर्षा के कारण जब सॉइल की कमजोर परत का हट जाना और कठोर मृदा में नालियों का बनना क्या कहलाता है? रील इरोजन कहलाता है। इसमें हमको अलग अलग नालियाँ जो है, छोटी छोटी नालियाँ देखने को मिल जाती हैं। लास्ट में आता है हमारा गली इरोजन, अवनालिका अपरदन। जब सतही जल की मात्रा बढ़ जाती है, ढलानों पर जल का जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ जाता है, जिसके कारण धाराएं जो है बहुत चौड़ी हो जाती हैं और अवनालिकाएं मतलब गली में बदल जाती हैं और आगे जाकर ये बहुत ही बड़े बड़े गड्ढों में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे कि 50 से 100 फीट तक के गहरे गड्ढे। उसी को हम क्या बोलते हैं? गली इरोजन कहते हैं। तो चारों आपको सॉइल के इरोजन के टाइप समझ में आ गए होंगे। स्प्लैश इरोजन में क्या हो रहा है? मिट्टी के कण ऊपर के हट रहे हैं जब वर्षा की बूंद सीधे मिट्टी पर गिरती है तब, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्प्लैश इरोजन। शीट इरोजन में क्या होता है? ऊपर की जो परत होती है, लेयर होती है, वो हट जाती है, सूक्ष्म लेयर। रील इरोजन में क्या होता है? छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं। और गली इरोजन में क्या होता है? बड़ी बड़ी नालियाँ जो है वो हमको देखने को मिलती है। 50 से 100 फीट तक के गहरे गड्ढे हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गली इरोजन जो है, ध्यान रखिएगा, चंबल घाटी क्षेत्र में गड्ढों का निर्माण जो है वो अवनालिका अपरदन के कारण ही हुआ है, गली इरोजन के कारण ही हुआ है। ऐसी भूमि कृषि योग्य बिल्कुल भी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल और अन्य नदियों के अवनालिका अपरदन के कारण जो है भूमि बंजर हो गई है, ये गली इरोजन के कारण ही। सॉइल इरोजन की देखिए प्रतिक्रियाओं का अगर क्रम डिस्कस करें हम, तो सबसे पहले स्प्लैश इरोजन होता है, उसके बाद में शीट इरोजन, फिर रील इरोजन और फिर होता है गली इरोजन। तो ये क्रम है इसका। बात करें
कि मृदा को संरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो भारत में मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन को कम करने के लिए कुछ उपाय जो है वो किए जाते हैं, जैसे कि वृक्षारोपण, पेड़ पौधे लगाना, बाढ़ को कंट्रोल करना, बांधों का निर्माण करना, पशुचारण को नियंत्रित करना, फसल जो होती है उसकी अदला बदली करके उनको उगाना, झूम कृषि को भी कंट्रोल करना। ये सभी जो है मृदा संरक्षण के कुछ उपाय हैं। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, दलहनी फसलें जो होती है वो नाइट्रोजन स्थलीकरण में भरपूर मदद करती हैं। चना, मूंग, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, मटर और उड़द, तो ये जो फसलें हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ही हेल्प करती है, मदद करती हैं। इन फसल से मिट्टी में उर्वरक क्षमता जो है वो भी बनी रहती है। यहाँ पर हमने बात करी नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो इसको भी समझ लेते हैं, नाइट्रोजन स्थलीकरण प्रक्रिया। तो प्रकृति में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और उसका रूपांतरण उपयुक्त जैविक यौगिक में करते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। सिंपल शब्दों में समझें तो ये वो प्रक्रिया होती है जिसमें एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को जैविक रूप से सक्रिय नाइट्रोजन यौगिकों में जैसे कि अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है। पौधे इस सक्रिय नाइट्रोजन को आसानी से अवशोषित कर सकते हैं और इसे अपनी वृद्धि के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ही है, लेकिन पौधे इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि यह मौलिक नाइट्रोजन मतलब N2 रूप में नहीं होती है। पौधे जो है वो N2 के फॉर्म में ही नाइट्रोजन को ले सकते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन की ज़रूरत होती है। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस जो होती है ना, ये बैक्टीरिया के द्वारा की जाती है, जैसे कि राइजोबियम। ये बैक्टीरिया पौधों की जड़ों में पाया जाता है और पौधों के लिए नाइट्रोजन को उपलब्ध कराता है। तो फ्रेंड्स, समझ में आया आपको? यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है सॉइल वाला। हमने अच्छे से समझा, हर एक छोटे छोटे सेक्शन को अच्छे से क्लियर करा है। चलिए अब बारी है कुछ क्वेश्चन लगाने की। आपको आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला पॉइंट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों के लिए लाल लेटराइट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। तो बिल्कुल सही है, लेटराइट मिट्टी का यूज़ जो है वो काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों के लिए किया जाता है। इसमें सामान्यतः ह्यूमस काफ़ी मात्रा में होता है, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम होती है। ये मिट्टी चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयुक्त होती है, बिल्कुल सही। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी वाला कथन जो होगा वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान किस मिट्टी के बने हैं। तो भारत के जो नॉर्थर्न प्लेन्स हैं वो किस मिट्टी के बने हुए हैं, ऑल्यूवियल सॉइल के बने हुए हैं, जलोढ़ मिट्टी के बने हुए हैं, दोमट मिट्टी के। ये आंसर। लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है। तो जो लावा प्लेट्यूज हैं उसमें किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है, ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल को लावा सॉइल के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये मैंने आपको अभी बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी, कौन सी सॉइल भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं पिट सॉइल। पिट सॉइल जो है वो पाई जाती है सबसे ज़्यादा बारिश वाले स्थानों पर, इसे दलदली मिट्टी भी बोलते हैं। तो देखिए कितने आसानी सारे क्वेश्चन बन गए। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट वाले सेक्शन में भी दे रखे हैं, और भी क्वेश्चन दिए हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चन भी दिए मैंने आपको, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है थोड़े से हार्ड ही पूछे जाते हैं। तो अच्छे से टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, बार बार टेस्ट लगाते रहिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आप 100% बिल्कुल सही करके आओगे। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही। मेहनत करते रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।